हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए इतिहास का क्लास 8 का चैप्टर 2 का वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम लोग NCERT कक्षा 8 की इतिहास हिस्ट्री चैप्टर 2 देखेंगे। बुक का नाम है हमारे अतीत भाग 3। इस बुक के हम अध्याय 2 देखेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। किस तरह से व्यापारियों हमारे देश में आए व्यापार करने के लिए और फिर धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से हमारे देश पे राज करने लगे, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स से देखेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं उससे पहले इस चैप्टर में और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। टुडे वी विल स्टडी NCERT क्लास 8 हिस्ट्री। द नेम ऑफ चैप्टर इज आवर पास्ट। इट इज द पार्ट 3। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर 2 इन दिस वीडियो। फ्रॉम ट्रेड टू एम्पायर द कंपनीज पावर इज established. So first of all, let's see chapter introduction. सबसे पहले हम लोग अध्याय परिचय देखेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक व्यापारी कंपनी ने भारत में सत्ता स्थापित की। किस तरह से वो व्यापार करने आए थे व्यापारी बनके और फिर उन्होंने अपनी कंपनी यानी कि अपनी सत्ता स्थापित कर ली भारत में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की रानी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। यानी कि इंग्लैंड की रानी से भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। वे मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुएं खरीदना चाहते थे, तो उन्हें पहले यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। How did a company, the East India Company, go from traders to rulers? In 1600, the East India Company received permission from Queen Elizabeth, who is the Queen of England. So Queen Elizabeth first to trade in the East, including India. So the traders get permission from the Queen Elizabeth first, who is the Queen of England. लेकिन भारत में सिर्फ अंग्रेज ही सिर्फ नहीं आए थे क्या करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए, बल्कि अंग्रेज के साथ साथ डच, फ्रेंच और पुर्तगाली भी व्यापार कर रहे थे। इससे कंपनी के लिए प्रतियोगिता बढ़ गई। जब एक साथ बहुत सारे अलग अलग देश के लोग एक ही जगह पे व्यापार करेंगे तो प्रतियोगिता तो बढ़ेगी ही, तो उन लोगों में प्रतियोगिता बढ़ गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की। किसको हराया? सिराजुद्दौला को हराया और अपनी पकड़ बंगाल में स्थापित की। बट द ब्रिटिश वेयर नॉट अलाउड द डच, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज वेयर ऑलरेडी हेयर। दिस लेड टू कंपटीशन एंड क्लासेज। द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 changed everything. The company defeated Nawab Sirajuddaulah and gained control over Bengal. तो उन्होंने सिराजुद्दौला को हराकर और पूरे बंगाल पे अपना पकड़ मजबूत कर लिया। जबकि वो आए थे किस लिए? तो आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में उससे इस कंपनी को एक बड़ा सा मौका मिल गया, एक बड़ा मोड़ साबित हुई और उन्होंने जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हरा के
और बंगाल पे के अपना पकड़ मजबूत कर लिए। तो अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो अब कर वसूलने लगी थी और सेना रख रही थी, क्योंकि जैसे ही उसका पकड़ उस पर बन गया तो वो धीरे धीरे अपना सत्ता वहाँ बनाने लगे। और इसके लिए वो सिर्फ अब व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, कर वसूल कर रहे थे, अपना सेना बना रहे थे। 1765 में मुगल सम्राट से दीवानी मिले, यानी कि कर वसूली का अधिकार। कंपनी ने आगे चलकर मैसूर, मराठा और सिख शासकों से भी युद्ध किए, लेकिन हर जगह उसे विरोध भी मिला। जैसे टीपू सुल्तान और झांसी की रानी, हम इन दोनों के बारे में जानते ही हैं कि इन्होंने कैसे डटकर सामना किया था। झांसी की रानी ने कैसे डटकर अंग्रेजों के विरुद्ध सामना की थी। नाउ द कंपनी वाज कलेक्टिंग टैक्सेस एंड रेजिंग इट्स आर्मी। इट वाज नो लॉन्गर जस्ट अ बिजनेस, इट वाज बिकमिंग अ रूलर। वो सिर्फ व्यापारी ही नहीं रहे, लंबे समय के लिए वो क्या बन गए, शासक बन गए, रूलर बन गए। द कंपनी फॉट many wars with Mysore, the Marathas, the Sikhs. So, but resistance also grew. Heroes like Tipu Sultan and Rani Lakshmi Bai fought bravery. We all have listened the story of Lakshmi Bai. She is very brave and she handled bravery everything against ब्रिटेन्स रूल। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से जब वो शासक बने तो क्या हुआ और इसका असर हमारे भारत पे धीरे धीरे कैसे पड़ा, क्या हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यापारी कंपनी जो भारत आई थी सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने, धीरे धीरे पूरे देश की हुकूमत अपने हाथों में ले ली। अब सोच के देखिए कि कैसे ये वो मूवमेंट कैसा रहा होगा कि कोई भी पर्सन आपके यहाँ एक व्यापारी के तौर पे आता है कुछ खरीद करने के लिए और वो आपके घर पे पूरा अपना हक बना ले। तो उस टाइम कैसे, उस टाइम जो रह रहे थे, जो हमारे देश के थे, उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो व्यापार के बहाने भारत आई, लेकिन चालाकी, युद्ध और कूटनीति के जरिए धीरे धीरे एक साम्राज्य की स्थापना कर बैठी। धीरे धीरे उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। सो कैन यू इमेजिन ए ट्रेडिंग कंपनी अराइविंग इन इंडिया फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, इवेंचुअली बिकमिंग द रूलर of one of the largest nation in the world. The largest nation in the world. This is the story of the East India Company, a merchant firm that turned into a imperial power. They come for the business, but it's make their empire power using strategies, wars and diplomacy to expand its rule. They also doing all the things to expand their rules. तो अब हम लोग समझ गए इसमें कि वो क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। तो कितने चालाकी से युद्ध करके और अपनी कूटनीति के जरिए उन्होंने किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित की। अध्याय में हम और भी क्या जानेंगे, तो अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनी भारत आई क्यों, ये कंपनी भारत क्या करने आई थी, क्यों आई थी, कैसे उसने भारतीय राजाओं से युद्ध किया और सत्ता पाई। जब वो आई तो यहाँ पे तो क्या था कि राजा वाला शासन चल रहा था कि हर राज्य के अलग अलग शासक होते थे, राजा होते थे जो शासन करते थे। तो उन्होंने किस तरह से राजा से युद्ध किया और अपना सत्ता पाई। प्लासी और बक्सर की लड़ाई कितनी निर्णायक थी। क्या टीपू सुल्तान और मराठों का विरोध सफल हो सका। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने जो ब्रिटिश के व्यापारियों के अगेंस्ट रूल किया,
जो युद्ध किया वो उनके लिए सफल रहा या नहीं रहा उनका विरोध, और अंत में कैसे व्यापार से शुरू हुआ सफ़र बन गया एक पूरा साम्राज्य। उसने किस तरह से एक व्यापारी बन के आए एक व्यापार करने के लिए, और किस तरह से उन्होंने पूरे साम्राज्य बना लिया, अपना पूरा सत्ता बना लिया, हर एक चीज़ पे कब्जा कर लिया। What this chapter covers? In this chapter, we will study why did the company come to the India? This is the first point. Why did the company come to the India? How did it fight Indian rulers and gain power? In that time, in all states have one king who ruled their kingdom. So how to fight with the Indian rulers and gain power? What made the battles of Plassey and Buxar so important? Did leaders like Tipu Sultan and the Marathas manage to resist? And how did a business journey become an imperial conquest? They came for their business, but they also expand their empire. So now let's see the objectives. What is the objectives of this chapter? This chapter will make you realize history is not just about events, but about the power, ambition, and resistance. How the person come for the business and what is their motives, how do they apply their power. So इस अध्याय से जानेंगे कि कैसे भारत में अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ, और वह भी एक व्यापारिक कंपनी के हाथों। आप समझेंगे कि किस तरह इतिहास सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि राजनीति, लालच और बहादुरी की भी कहानी है। दिस चैप्टर वी विल मेक यू रियलाइज history is not just about events, but also power, ambition, and resistance. When the traders came into India, what is their motives? They came for only business, but their motives is not only the business. They also expand their empire. So now we will study in details about this chapter with the important questions and answers. तो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ हम लोग और भी डिटेल्स में और भी अच्छे से जानेंगे। एक एक करके हम क्वेश्चन के थ्रू डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर का क्या टॉपिक है, इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। और ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ क्लास 8 के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होती है उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर? कौन था? तो हमारा आंसर होगा औरंगजेब मुगल। ये साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। कौन? तो औरंगजेब मुगल। औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब का नाम आपको याद रखना है सबसे आखिरी और लास्ट शक्तिशाली में। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट और शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को किसने गिरफ्तार किया?
हु अरेस्टेड बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स। बहादुर शाह जफर और उनके सन यानी कि बेटे को किसने गिरफ्तार किया? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। कौन किया था? कैप्टन हडसन। आपको ये नाम याद रखना है कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कैप्टन हडसन गिरफ्तार किए थे। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स वेर अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फरमान किसे कहते हैं? फरमान किसे कहते हैं? व्हाट इज अ फरमान? व्हाट इज अ फरमान? आंसर जो हमारा होगा वो होगा, फरमान एक शाही आदेश होता था। क्या होता था? शाही आदेश होता था जिसे मुगल सम्राट द्वारा जारी किया जाता था। अभी भी हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं कि फरमान जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया। ये वर्ड तो हम लोग बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो फरमान क्या होता है? तो ये एक शाही आदेश होता है जिसे मुगल सम्राट द्वारा जारी किया जाता था। और फरमान वाज अ रॉयल ऑर्डर और डिक्री इशूड बाय मुगल एम्पायर। ये मुगल एम्पायर के द्वारा क्या किया जाता था? रॉयल ऑर्डर था जो इशूड किया जाता था मुगल एम्पायर के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे इजाज़तनामा चार्टर प्राप्त किया? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किससे इजाज़तनामा यानी कि चार्टर जो है प्राप्त किया था? फ्रॉम whom did the East India Company obtain the charter in 1600 CE? आंसर जो हमारा होगा वो होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा प्राप्त किया था। हम पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ें देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किससे परमिशन लिया था? तो वो एलिजाबेथ फर्स्ट जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने इजाज़तनामा लिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1600 CE। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली बार समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने का रास्ता किसने निकाला? हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार भारत आने के लिए समुद्र के द्वारा, समुद्र से रास्ता किसने निकाला? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, पहली बार समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने का रास्ता पुर्तगाल के खोजी वास्को डिगामा ने निकाला। किसने निकाला था? वास्को डिगामा ने। भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने। ये आपको याद रखना है। द सी रूट टू इंडिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर। तो हमें ये इससे एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाए कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि डच कौन सी शताब्दी में भारत आए? हमने देखा चैप्टर इंट्रोडक्शन में कि इसमें सिर्फ ना तो ये अमेरिकन व्यापारी आए, ना तो सिर्फ व्यापारी, बल्कि डच, फ्रेंच, ये सारे पुर्तगाली, ये सारे आए थे। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि डच 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में। द डच केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में डच भारत आए थे। जबकि 1600 में कौन आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले व्यापारियों का सही कालक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ट्रेडर्स हु केम टू इंडिया? जो इंडिया आए थे उनका सही कालक्रम यानी कि किस अवधि में कौन आए, इसके अकॉर्डिंग जो आए थे उनका श्रृंखला क्या है, सीरीज क्या है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा भारत आने वाले व्यापारियों का सही कालक्रम है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी आए। द करेक्ट chronological order of the traders who came to India is first is Portuguese, next Dutch and the next is French। तो यही इनका सीरियल नंबर है कि किस तरह से कालक्रम के अकॉर्डिंग किसके बाद कौन आए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई? भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई? When and where was the first English factory established in India? आंसर जो हमारा होगा वो होगा भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1657 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। हुगली नदी कहाँ है? तो ये कोलकाता, तो हुगली नदी यानी कि कोलकाता में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया ये इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना पहली बार की गई थी। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1657 CE ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। हुगली रिवर के बैंक्स पे ये किनारे में इसे स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? What was the company's traders called? आंसर जो हमारा होगा वो होगा कंपनी के व्यापारी को फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। द कंपनीज ट्रेडर वाज कॉल्ड अ फैक्टर। तो याद रखना है आपको कि कंपनी के जो व्यापारी होते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कोलकाता का प्राचीन नाम क्या था? अभी हम लोग उसको कोलकाता के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका प्राचीन पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कोलकाता? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोलकाता का प्राचीन नाम, आप लोग बताइए क्या होगा? तो सूतानटी। क्या था? कोलकाता का प्राचीन नाम सूतानटी, गोविंदपुर और कलिकत्ता था। ये सारे उसके पुराने नाम हैं। पहले था सूतानटी, फिर गोविंदपुर और फिर कलिकत्ता, जिनसे मिलकर बाद में कोलकाता बना। और अभी ये किस नाम से प्रचलित है? तो कोलकाता के नाम से। द एंशिएंट नेम ऑफ कोलकाता वाज सूतानती, गोविंदपुर एंड कालिकत्ता विच लेटर मर्ज टू फॉर्म कोलकाता। ये सारे मिलके क्या फॉर्म हुए? तो कोलकाता, भी ये कोलकाता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? Who became the Nawabs of Bengal after मुर्शिद कुली खां? ये मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो आंसर हमारा होगा मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने और उनके बाद सिराजुद्दौला ने गद्दी संभाली। तो देखिए, पहले मुर्शिद कुली खां थे, उसके बाद अलीवर्दी खां बने बंगाल के नवाब, और अलीवर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला उस गद्दी को संभाले। आफ्टर मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोड बाय सिराजुद्दौला।
तो उसको फॉलो सिराजुद्दौला किया था, उस गद्दी को संभाला था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है अंग्रेजों की बैठक कहाँ होती थी? वेयर डिड द ब्रिटिश होल्ड देयर मीटिंग्स? ब्रिटिश जो अपना मीटिंग करते थे वो कहाँ करते थे, उनकी बैठक कहाँ होती थी? आंसर जो हमारा होगा वो होगा अंग्रेजों की बैठक ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बसे हाउस में होती थी। द ब्रिटिश हेल्ड देयर मीटिंग्स एट द हाउस ऑफ द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी located on the Leadenhall Street in लंदन। तो इनकी बैठक जो होती थी वो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था वो लंदन में जो स्थित है उसके जो लेडन हॉल स्ट्रीट थे उस पे बसे हाउस में होती थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कंपनी को बंगाल प्रांत का नवाब कब नियुक्त किया गया? When was the company अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल के नवाब के तौर में पे कब अपॉइंट किया गया? तो आंसर जो होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल प्रांत का नवाब नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1765 ईस्वी में। द ईस्ट इंडिया कंपनी was appointed as the Nawab of Bengal in 1765 CE। 1765 CE में ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब के तौर पे, कहाँ के नवाब? तो बंगाल के नवाब के तौर पे अपॉइंट किया गया था। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था? किस गवर्नर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था? विच गवर्नर वाज अक्यूज्ड ऑफ करप्शन? तो करप्शन के अक्यूज्ड में किस गवर्नर को यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा था? हमारा जो आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। किस पे? तो रॉबर्ट क्लाइव पे लगा था ये भ्रष्टाचार का आरोप। रॉबर्ट क्लाइव वाज accused of corruption। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है आत्महत्या किस गवर्नर ने की थी? देखिए अब गवर्नर पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अभी हमने देखा कि भ्रष्टाचार का आरोप कौन से गवर्नर पे लगा था, अभी है कि आत्महत्या किस गवर्नर ने की थी। विच गवर्नर कमिटेड सुसाइड? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या की थी। रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड, तो उन्हीं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्होंने क्या किया? तो सुसाइड कर लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आत्महत्या किस गवर्नर ने की थी, तब भी आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और अगर पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगा था, तब भी आंसर हमारा क्या होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है रॉबर्ट क्लाइव के पास कितनी संपत्ति पाउंड में थी? हाउ मच वेल्थ इन पाउंड्स डिड रॉबर्ट क्लाइव पॉजेस? तो उनके पास कितनी संपत्ति थी, वो भी पाउंड में। तो आंसर होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के पास लगभग 4,01,102 पाउंड की संपत्ति थी। रॉबर्ट क्लाइव possessed approximately 4,01,102 worth of wealth। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? When did the Battle of बक्सर take place? कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर होगा बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी।
ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो इस डेट सबको आपको ध्यान में रखना है। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 CE। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि निषेधाज्ञा और अधीनस्थता शब्दों का क्या अर्थ है। What is the meaning of the words निषेधाज्ञा, prohibition and अधीनस्थता सबऑर्डिनेशन? इस दोनों शब्द का अर्थ क्या है? तो चलिए हम आंसर देखते हैं। निषेधाज्ञा का अर्थ है कोई निर्देश या आदेश जो कुछ करने से रोक लगाए, यानी कि ऐसा आदेश जो कुछ करने से क्या करे, रोक लगाए। अधीनस्थता का अर्थ है दब्बूपन या किसी के अधीन रहना। ये शब्द से ही अर्थ निकलता है। अधीनस्थता मतलब किसी के अधीन, किसी के अंडर रहना। निषेधाज्ञा मीन्स an order or directive that imposes a prohibition. Adhinasthata means subordination or being under someone's control or dominance. तो किसी के अंडर रहना ये होता है अधीनस्थता, और किसी आदेश से किसी भी चीज़ पे रोक लगना ये होता है निषेधाज्ञा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? Who was known as the टाइगर ऑफ मैसूर? मैसूर का टाइगर किसको कहा जाता था? तो आंसर है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हु इज़ नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो आंसर होगा शेर अ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। टीपू सुल्तान वाज नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का टाइगर के नाम से जाने जाते थे टीपू सुल्तान। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? टीपू सुल्तान जो शासन किए वो कब से कब तक किए? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ टीपू सुल्तान्स रेन? तो टीपू सुल्तान के टाइम में क्या शासनकाल था, ड्यूरेशन क्या था? आंसर होगा टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक रहा। टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 क्वेश्चन में है अंग्रेजों और मैसूर के बीच कितनी बार युद्ध हुआ था? हाउ मेनी टाइम्स डिड द ब्रिटिश फाइट वार्स विथ मैसूर? जो मैसूर और अंग्रेज के बीच कितनी बार युद्ध हुआ? तो आंसर हमारा होगा अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 बार युद्ध हुआ था। कितने बार हुआ था? 4 बार युद्ध हुआ था। द ब्रिटिश फाउट 4 वार्स विथ मैसूर। मैसूर के साथ उसने 4 वार्स किए थे, 4 बार युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान अंग्रेजों से किस युद्ध में हार गए? ये जो 4 बार युद्ध हुआ उसमें किस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों से हार गए? इन विच बैटल डिड टीपू सुल्तान लॉस टू द ब्रिटिश? उन्होंने ब्रिटिश से किस युद्ध में हार गए? आंसर होगा टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों से हार गए थे। कौन से लड़ाई में? श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में। द टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम। तो इसमें क्या है कि वो हार गए थे टीपू सुल्तान किससे? अंग्रेज से।
अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैसूर की राजधानी क्या थी? मैसूर की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी। द कैपिटल ऑफ मैसूर वाज श्रीरंगपट्टम। तो आपको याद रखना है कि उस टाइम में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी और इसी युद्ध में, यहीं की युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हुए थे? हार गए थे अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा कब बने थे? टीपू सुल्तान मैसूर के राजा कब बने थे? When did टीपू सुल्तान become the ruler of मैसूर? ये मैसूर के रूलर कब बने? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर के राजा बने थे। इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था 1782 से 1799 और 1782 में जब इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ तभी ये मैसूर के क्या बने थे? तो राजा बने थे। टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कन्फेडरेसी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेडरेसी? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा कन्फेडरेसी का अर्थ है गठबंधन या संगठन का ऐसा समूह जो किसी साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो। तो गठबंधन हो या संगठन जो किसी उद्देश्य से एक साथ हुए हो उसी को क्या कहा जाता है? तो कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी का अर्थ यही होता है। कन्फेडरेसी मीन्स अ यूनियन और अलायंस फॉर्म्ड बाय ग्रुप और स्टेट फॉर अ कॉमन पर्पस। जब किसी कॉमन पर्पस से अलग अलग का गठन होता है, मतलब अलग अलग एक साथ एकजुट होते हैं किसी उद्देश्य से, किसी कॉमन पर्पस से, तो उसी को हम कन्फेडरेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? When did the Lord Hastings serve as the गवर्नर जनरल? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1813 टू 1823 CE। तो ये 1813 से 1823 CE तक जो है वहाँ के जनरल गवर्नर रहे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्चता की नीति किसने लागू की थी? सर्वोच्चता की नीति किसने लागू की थी? Who implemented the policy of paramountcy? हमारा जो आंसर होगा वो होगा सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू की थी। किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू की थी। द पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये याद रखना है आपको कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने है सर्वोच्चता की नीति लागू की थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कित्तूर को अब आप किस नाम से जानते हैं? कित्तूर को आप अब किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट नेम इज कित्तूर नॉन टुडे? आज के डेट में कित्तूर किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा कित्तूर को अब कर्नाटक राज्य के हिस्से के रूप में जाना जाता है। आज के डेट में कित्तूर जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। कित्तूर को अब कर्नाटक राज्य के हिस्से के रूप में जाना जाता है। कित्तूर इज़ नाउ नॉन एज
अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है? अंग्रेजों को पंजाब का अधिग्रहण कब मिला? When did the British annex पंजाब? पंजाब को अंग्रेजों को पंजाब का अधिग्रहण कब मिला? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1849 ईस्वी में। द ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब इन 1849 CE। तो आपको ये डेट याद रखना है, 1849 CE में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? विलय नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने चलाई? हु इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? तो ये विलय नीति किसने चलाई थी? तो आंसर हमारा होगा विलय नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखना है कि ये डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी विलय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन कह रहा है कित्तूर की महारानी कौन थी? हु वाज द क्वीन ऑफ कित्तूर? आंसर जो हमारा होगा वो होगा कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा थी। कौन थी? चेन्नम्मा थी। द क्वीन ऑफ कित्तूर वाज रानी चेन्नम्मा। तो आपको याद रखना है कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 32 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में महाअभियोग इम्पीचमेंट का मुकदमा किस पर चला था? ब्रिटिश संसद में महाअभियोग इम्पीचमेंट का मुकदमा किस पर चला था? हु वाज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? आंसर जो हमारा होगा वो होगा ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे। वारेन हेस्टिंग्स वाज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वारेन हेस्टिंग्स पे इम्पीचमेंट चला था, महाअभियोग का मुकदमा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काजी किसे कहा जाता था? क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा? 33 क्वेश्चन है जो काजी किसे कहा जाता था? हु वाज कॉल्ड अ काजी? हु वाज कॉल्ड अ काजी? आंसर जो हमारा होगा वो होगा काजी एक न्यायाधीश होता था जो इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करता था। काजी कौन होता था? तो एक न्यायाधीश होता था जो इस्लाम कानून के अनुसार न्याय करता था। ए काजी वाज अ जज हु डिलीवर्ड जस्टिस बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ। तो ये इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस करते थे, ये एक जज होते थे, उसी को काजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि मुफ्ती किसे कहा जाता है? मुफ्ती किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड अ मुफ्ती? हु वाज कॉल्ड अ मुफ्ती? आंसर हमारा होगा मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था जो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करता था। काजी अपने फैसलों में मुफ्ती की राय का आधार लेता था। जब भी काजी
जो कि इस्लाम कानून के अकॉर्डिंग जो फैसला करते थे, तो वो अपने फैसलों में मुफ्ती की राय का आधार लेता था, उसके राय के अकॉर्डिंग वो अपना जस्टिस करते थे। ए मुफ्ती वॉज अ लीगल स्कॉलर ऑफ द मुस्लिम community who interpreted Islamic laws. The Qazi based his judgments on the opinions of the Mufti. तो वो मुफ्ती के ओपिनियन से अपना जजमेंट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, मम्फिट क्या है? मम्फिट क्या है? व्हाट इज़ अ मम्फेट, जिसको मैच लॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैच लॉक। व्हाट इज़ मम्फिट और मैच लॉक? आंसर जो हमारा होगा वो होगा, मम्फिट एक प्रकार की भारी बंदूक थी जिसका इस्तेमाल पैदल सैनिकों द्वारा किया जाता था। यह 3 पैरों वाले स्टैंड पर रखकर चलाई जाती थी। तो देखिए, मम्फिट क्या था? एक बहुत बड़ी भारी बंदूक होती थी जिसे पैदल सैनिकों द्वारा चलाया जाता था और ये 3 पैरों वाले स्टैंड पर रखकर चलाई जाती थी। अ मम्फिट was a type of heavy fire used by infantry soldier, often fired while mounted on a ट्राईपोड स्टैंड। तो ये ट्राईपोड स्टैंड पे रख के चलाया जाता था, यानी कि 3 पैर वाले स्टैंड पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैच लॉक क्या है? व्हाट इज अ मैच लॉक? मैच लॉक एक प्रारंभिक प्रकार की बंदूक थी। अभी हमने देखा है कि मम्फिट और मैच लॉक एक ही होता है। तो मैच लॉक एक प्रारंभिक प्रकार की बंदूक थी जिसमें बारूद को सुलगती हुई बाती, जिसको मावित भी कहते हैं, से जलाया जाता था ताकि गोली चल सके। तो गोली चलने के लिए उसमें क्या किया जाता था? तो पहले सुलगती हुई बाती से बारूद को जलाया जाता था ताकि वो बंदूक चल सके। अ मैचलॉक वाज एन अर्ली टाइप ऑफ फायरआर्म इन विच द गन पाउडर वाज ignited using a burning match called slow burning fuse। तो वो उसमें आग लगाया जाता था ताकि बंदूक चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सदर निजामत अदालत क्या थी? व्हाट वाज द सदर निजामत अदालत? आंसर जो हमारा होगा वो होगा, सदर निजामत अदालत कलकत्ता में स्थित एक उच्च अपीलीय अदालत थी जो आपराधिक मामलों की सुनवाई करती थी। तो ये कहाँ थी? कलकत्ता में थी। और ये क्या करती थी? तो अपराधियों की मामलों की सुनवाई करती थी। द सदर निजामत अदालत वाज अ हाई एप्लीटेड कोर्ट लोकेटेड इन कलकत्ता, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस की हियरिंग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दीवानी क्या है? दीवानी क्या है? व्हाट इज दीवानी? तो आंसर जो हमारा होगा कि दीवानी का अर्थ था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व और नागरिक मामलों की वसूली एवं प्रशासन करने का अधिकार, ये होता है दीवानी। दीवानी का अर्थ होता है भू राजस्व और नागरिक मामलों की वसूली एवं प्रशासन करने वाला अधिकार। दीवानी रिफर टू द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल अफेयर्स। रेवेन्यू एंड एडमिनिस्टर सिविल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
प्लासी की लड़ाई कब और किन के बीच हुई? द बैटल ऑफ प्लासी was fought in which year and between whom? तो प्लासी की लड़ाई कब हुई और किसके बीच हुई थी? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो देखिए प्लासी की युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुई है और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इन 1757 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, तो इस दोनों के बीच युद्ध हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई में कंपनी को किसकी सहायता मिली थी? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें कंपनी को किसकी सहायता मिली थी? हु हेल्प द कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो आंसर होगा मीर जाफर ने। मीर जाफर हेल्प द कंपनी। तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है कि मीर जाफर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प किया था प्लासी के युद्ध में। कहावत है ना कि अपना ही कोई सगा, ये वाली बात थी कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का हेल्प नहीं करके बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बक्सर की लड़ाई में कौन कौन शामिल थे? हु वेयर इन्वॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो बक्सर की युद्ध में, लड़ाई में जो थे वो कौन कौन थे, किस किस के बीच हुई थी? देखिए आंसर हमारा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इतने लोगों के बीच ये सारी बक्सर की युद्ध चली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी को क्या लाभ मिला? व्हाट डिड द कंपनी गेन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? तो हमने देखा कि प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला का हेल्प कौन किया था? मीर जाफर किया था। तो यही पूछा जा रहा है कि ये कंपनी, इससे कंपनी को क्या लाभ मिली? तो बंगाल की राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण मिला, कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। तो उसके बाद पूरे बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, डिवाइड एंड रूल नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल नीति क्या थी? व्हाट वाज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आई थी, नीति आई थी, वो क्या थी? भारतीय शासकों के बीच फूट डालकर अंग्रेजों द्वारा सत्ता पाना। आप सुने होंगे कि अंग्रेज का एक था फूट डालो राज करो, तो ये यही है। भारतीय शासकों के बीच उसने फूट डाला और अंग्रेजों ने अपना सत्ता पाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश गेन्ड पावर बाय द क्रिएटिंग डिविजन्स अमॉन्ग इंडियन रूलर्स। तो ये हमेशा होता है कि आपस में भड़का के और सामने वाला फ़ायदा ले लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हुई थी कि आपस में सबको डिवाइड करवा के कास्ट बेसिस पे, अदर चीज़ धर्म बेसिस पे, ये सारी चीज़ें के बेसिस पे डिवाइड करवा के वो अपना सत्ता हासिल कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कंपनी ने भारत पर नियंत्रण कैसे बढ़ाया? क्योंकि वो तो आए थे बिजनेस करने, एकाएक तो पूरे सत्ता हासिल कर नहीं लिए, धीरे धीरे किए। तो कंपनी ने भारत पर नियंत्रण कैसे धीरे धीरे बढ़ाया? हाउ डिड द कंपनी एक्सपैंड इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया? तो आंसर होगा युद्ध, संधिया और विलय नीति के माध्यम से, थ्रू वार्स, थ्रीटीज एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस सब के द्वारा उसने धीरे धीरे भारत पे अपना नियंत्रण बना लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने क्यों आई थी? वाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया व्यापार करने क्यों आई थी? तो हमारा आंसर होगा व्यापार के लिए, विशेष रूप से मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुओं के लिए। तो वो आए थे व्यापार के पर्पस से
मसाले खरीदने के और कपड़ा और अन्य चीज़ों सब की खरीदारी करने, व्यापारी करने के नीति से वो आए थे, बट उनके मन में तो कुछ और ही था। टू ट्रेड स्पेशली इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सिराजुद्दौला ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की थी? सिराजुद्दौला और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की थी? वाई डिड सिराजुद्दौला टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी? आंसर जो हमारा होगा वो होगा, कंपनी ने बिना अनुमति के किलेबंदी की और व्यापारिक लाभ उठाया। द कंपनी fortified its settlements and misused trade privilege। तो उसने क्या किया कि व्यापारिक लाभ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। कंपनी ने मीर जाफर को क्यों नवाब बनाया? तो आपको पता होगा कि मीर जाफर ने ही उसको क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया था जब वो सिराजुद्दौला के साथ उसका युद्ध हुआ था। तो जब उसका वो हेल्प किया तो वो तो कुछ फायदे से ही किया होगा। तो देखिए चलते हैं, वाई डिड द कंपनी मेक मीर जाफर द नवाब? आंसर होगा, क्योंकि उसने कंपनी को युद्ध में समर्थन दिया और बदले में गद्दी का वादा किया गया था। मैं पहले ही आपको बताई कि जब वो उसका हेल्प किया था, सिराजुद्दौला जो उसके अपने थे उसका हेल्प नहीं करके ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प किया था, तो किसी न किसी लोभ से ही किया होगा। और उसका लोभ उसके पीछे यही था कि वो गद्दी चाहता था, गद्दी का वादा करवाया था, और इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प किया। बिकॉज द सपोर्टेड द कंपनी इन बैटल एंड वाज प्रॉमिस्ड द थ्रॉन। तो यही प्रॉमिस था दोनों के बीच कि तुम मुझे युद्ध में हेल्प करो, मैं तुम्हें गद्दे पे गद्दा नवाब बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। मीर कासिम ने अंग्रेजों से क्यों टकराव किया? वाई डिड मीर कासिम क्लैश विद द ब्रिटिश? तो उसने ब्रिटिश के साथ क्यों टकराव किया, अंग्रेज के साथ? तो आंसर हमारा होगा, वह स्वतंत्र शासन करना चाहता था और व्यापारिक विशेषाधिकारों का विरोध किया। क्योंकि वो ये चाहता था कि स्वतंत्र शासन हो, कोई व्यापारी का कोई अधिकार ना हो किसी राजा पे, इसीलिए उसने क्या किया, तो उससे टकराव किया अंग्रेज से। ही वांटेड टू रूल इंडिपेंडेंटली एंड अपोज्ड ब्रिटिश ट्रेड प्रिविलेज। तो वो यही चाहता था कि स्वतंत्र रूप से शासन करे, किसी भी व्यापारी का कोई विशेषाधिकार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49। द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट क्या था? व्हाट वाज द डुअल गवर्नमेंट? तो ये डुअल गवर्नमेंट क्या होता है और क्या था? तो आंसर हमारा होगा कि जहां कंपनी को राजस्व अधिकार मिला और प्रशासन नवाब के पास रहा। अब देखिए क्या है कि जो राजस्व अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, लेकिन जो प्रशासनिक पावर है वो किसके पास रहा? नवाब के पास रहा 1765 के बाद। तो इसी को द्वैध शासन, यानी कि डबल लोग शासन कर रहे हैं ना, तो डुअल गवर्नमेंट माना गया कि एक राजस्व अधिकार से रिलेटेड और एक प्रशासन से रिलेटेड। कंपनी हैड रेवेन्यू राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड विद द नवाब पोस्ट 1765। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कंपनी के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे इस काल में? प्रारंभिक उल्लेख। तो कंपनी के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे इस काल में? हु वेयर सम अर्ली गवर्नर जनरल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो प्रारंभिक उल्लेख करनी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन गवर्नर जनरल रहे। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आदि। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी conclusion of this chapter. So students, in this chapter we understood how a trading company
the East India Company. In this chapter, we understood about the East India Company in details. Gradually transformed into a political power in India of the different kings. Different kings ruled in their different kingdoms, and how do they fight with the British, just like Mangal Pandey, Lakshmi Bai, etc. and etc. So the company clashed with rulers like Sirajuddaula, plotted plotted conspiracies, fought battles. So in the different battles, the different rulers fought with the East India Company and acquired revenue rights like the Diwani. Major events like Battle of Plassey, and the Battle of Buxar laid the foundation of British rule. So this chapter helps us understand how the trade turned into territorial control and how it's reshaped India's social political structure. तो इस चैप्टर में हमने यही जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले हमने जाना कि ये कैसे व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे अपना पूरा सत्ता बना लिए भारत पे। उसके बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन किसने दिया था व्यापार करने के लिए, उसने किससे परमिशन लिया था। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेजर इवेंट है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो हुआ है युद्ध, सब धीरे धीरे उन्होंने युद्ध, रणनीति, कूटनीति इस सब के थ्रू ही सत्ता हासिल किए थे। तो सबसे पहला कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इस सारे युद्ध कर करके ब्रिटिश ने अपना फाउंडेशन किया, अपना एक सत्ता बनाया। और इस तरह से उसने किस तरह जो हमारा पहले जो हमारा भारत था, उस भारत को उसने किस तरह से रिशेप कर दिया, फिर से एक नया शेप दे दिया, वो भी अच्छा में नहीं बल्कि बुरा शेप दिया उसने। हमारे इंडियन सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, हमारी जो इंडिया का राजनीतिक का स्ट्रक्चर था उसको पूरे हम कह सकते हैं कि भंग कर दिया, क्योंकि उसने अपना राज्य, अपना सत्ता हर जगह बना के अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इसके लिए कभी ये भी हुआ कि कुछ गद्दी के लोभ से हमारे जो अपने आदमी थे, यानी कि जो इंडिया के पर्सन थे, उन्होंने ही किसका हेल्प किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प किया। और उसका रीज़न ये हुआ कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ युद्ध, तो सिराजुद्दौला का हेल्प ना करके ईस्ट इंडिया कंपनी का हेल्प किया था, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए और हमारे जो अपने आदमी थे उनको हार यानी कि डिफीट की सामना करना पड़ा। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा, अच्छे से समझा कि किस तरह से युद्ध हुआ, किस किस के बीच युद्ध हुआ, और ये राजनीति, कूटनीति, छल प्रपंच करके किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा सत्ता हासिल कर लिया था हमारे भारत पे। और किस तरह से उस टाइम के जो प्रजा थे वो कितना सारा प्रॉब्लम का सामना किए और कितनी सारी तकलीफ़ें उठाए। तो इस चैप्टर में हम यही देखे हैं और एक एक क्वेश्चन करके हम अच्छे से समझे हैं सारा कुछ कि किस तरह से क्या हुआ। तो इस सब से हमने क्या सीखा कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ किसी घटनाओं का संग्रह नहीं है। हमने तो देखा ही कि किस तरह से कौन सी घटनाएं, कौन सी युद्ध कब हुई, लेकिन इसके साथ साथ हमें हिस्ट्री से ये चीज़ें भी सीखने को मिलती है कि किस तरह से कूटनीति करके, किस तरह से छल प्रपंच करके अपने लोग के हेल्प से ही हमें क्या कर सकता है, तो हराया जा सकता है। और अगर आपस में मतभेद हो तो सामने वाला उसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं। तो इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि सीखने और सोचने की दिशा है, क्योंकि जो घटनाएं पहले हो चुकी है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें आगे की सीख मिलती है कि अगर भविष्य में कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो हमें किस तरह से किस चीज़ का सामना करना है। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ events but a guide to learning and reflection. When we studied about our past, then we learn
some rules and some things that we will apply in future। तो ये हमें यही चीज़ें सिखाती है कि किस तरह से घटना घटने पे हमें किस तरह से उसका सामना करना चाहिए। अगर आप 1765 में होते और भारत की सत्ता को फिर से भारतीयों के हाथ में देने की जिम्मेदारी आपकी होती तो आप क्या रणनीति अपनाते? सोचिए ज़रा कि अगर आप उस टाइम रहते और ये सारे युद्ध देखने के बाद अगर भारत को एक नए हाथ में देने की जिम्मेदारी आती फिर से कि कोई ऐसे पर्सन शासन करते जो अच्छे से चलाते, रणनीति अपनाते, तो आप क्या रणनीति अपनाते? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। इफ़ यू वेयर इन द ईयर 1765 and had the responsibility to return power to Indians, what strategies would you have chosen? Don't forget to share your opinion in the comment below. The comment box is also given in every video, so you have answer your comments, your opinions in comment box. आपके अनुसार अगर टीपू सुल्तान आज जीवित होते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता या नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है टीपू सुल्तान के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में कि उन्होंने कैसे डट के सामना किया था अंग्रेज़ों के साथ। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर आज टीपू सुल्तान जिंदा होते, जीवित होते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता या फिर जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से होता। In your opinions, if Tipu Sultan were alive today, would the history of India have been different? Tell us in the comment box, comments below. तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपकी राय क्या है कि क्या हो सकता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, इस चैप्टर के एक एक टॉपिक आपकी क्लियर हो गई हो, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमें आगे और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले कि इसी तरह से हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें कि किस तरह से आपको और भी अच्छे अच्छे चीज़ों में और अच्छे अच्छे टेक्निक के साथ हम आपको और भी चैप्टर पढ़ा सकें। तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो NCERT, क्योंकि अब हमारे बिहार गवर्नमेंट में भी क्या हुआ है कि NCERT 6 से 8 तक में आ गया है। तो हमने 6 से 8 तक का हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 6 का भी 2 चैप्टर हो चुका है, 7 का भी हो चुका है और 8 का भी हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैथ्स का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ। आपको सारे सब्जेक्ट का हर एक एक चैप्टर का वीडियो इसी तरह से मिलता रहेगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे, मुझे लगे कि मेरे बच्चे जो हैं वो उत्साहित हैं पढ़ने के लिए, तो हमें पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब आप देखते हैं और आंसर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो एक टीचर स्टूडेंट का ही फीडबैक है जो टीचर को ये चीज़ें बताती है कि हाँ आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आपकी बातें बच्चे को समझ में आ रही है। तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना राय ज़रूर साझा कीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री को छोड़ के आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन से क्लास के कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पे डिपेंड लाऊं, उसी टॉपिक से लाऊं, ताकि आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। तो वैसे आप लोगों के मैथ्स की वीडियो मिलने वाला है आगे।
लेकिन तब भी आप लोग को क्या पढ़ना है वो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जुड़े रहिए मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।